पर अर्पिता के साथ बने रहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आपको पहुंचा दें आप तक। बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल उतारने के दौरान हुए धमाके की जांच अब तेज हो गई है। धमाके की गुत्थी सुलझाने में अब एटीएस भी जुट गई है। वहीं इस मामले में मोहम्मद सूफियान अरशद नाम का एक शख्स सामने आने के बाद एटीएस ने अपनी जो जांच है उसका दायरा बढ़ा दिया है, क्योंकि 2016 में एक आतंकी साजिश में मोहम्मद सूफियान का नाम सामने आया था। अब एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुआ धमाका और आतंकी साजिश में शामिल मोहम्मद सूफियान कहीं एक ही आदमी तो नहीं है। इस बीच जीआरपी ने पार्सल विभाग को पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देने को कहा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यह धमाका तेलंगाना के सिकंदराबाद से ट्रेन के जरिए भेजे गए एक पार्सल में हुआ था। अभी हम पार्सल विभाग में हैं और ये पार्सल विभाग को भी जो है जीआरपी के द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि जितने भी जो 6 महीने में जितने भी सिकंदराबाद से यहाँ लाया गया था कपड़े का या जो बंडल आया है या क्या सिकंदराबाद से यहाँ भेजा गया था, उसकी जो है एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए तो जीआरपी भी जुट गई है उस रिपोर्ट को तैयार करने में कि आखिर 6 महीने के अंदर क्या सिकंदराबाद से यहाँ लाया गया था और सिकंदराबाद से लाने वाला सामान आखिर कौन रिसीवर था और किसने ले गया है। तो ऐसे में यहाँ जीआरपी भी जो है अब ये खंगालने में जुटी हुई कि वो 6 महीना में जो आया था वो क्या था और क्या भेजने वाले का नाम क्या था। तो ऐसे में जीआरपी भी अपनी तफ्तीश बढ़ा रही है और पार्सल विभाग से भी जो मांगा गया है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, जांच के तार अब कहां जुड़ते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एटीएस परत दर परत इस पूरे मामले को खंगालने में जुटी है और अभी एटीएस की टीम उस आदमी को खंगालने में जुटी है जिनके नाम पर यह पार्सल भेजा गया था। जिसके नाम पर पार्सल भेजा गया था, इनका रिकॉर्ड खंगालने के लिए कोशिश इसलिए किया जा रहा है कि जो उसमें नाम और पता दिया हुआ था उसमें आदमी मौजूद नहीं है और उस नंबर को लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जिस मोहम्मद अरशद के नाम से यह वहाँ पर कुरियर आया था उसको खंगालने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि 2016 में एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी मोहम्मद सामी की और उनका कनेक्शन मोहम्मद अरशद से मिलता था, उन्होंने नाम लिया था। ऐसे में जो एटीएस की टीम है वो लगातार यह खंगालने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये वही अरशद तो नहीं है जिसके नाम पर यह कुरियर भेजा गया है। तो पूरी तरीके से यह मामला खंगालने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है, अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक रेल डीएसपी यहाँ से सिकंदराबाद जाएंगे इस पूरे मामले की जांच के लिए कि आखिर कौन आदमी है जिसने यह पार्सल भेजा था और उसके पीछे का नीयत क्या था, क्योंकि जो ये पार्सल भेजा गया था, जिसके नाम से यह पार्सल भेजा गया था, उस आदमी का ना तो अब तक ट्रेस मिल पाया है और ना ही यह जानकारी मिल पाई है कि जो नंबर दिया गया था वो किसके नाम पर है। तो ऐसे में लोगों का शक और गहराते जा रहा है और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि कहीं ये वही शख्स तो नहीं है जो 2016 में सामी की गिरफ्तारी के बाद जिसका नाम सामने आया था। तो ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं उसके कान खड़े हो गए हैं और लगातार यह ट्रेस भी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये वही शख्स तो नहीं है जो 2016 में जिसका नाम कई आतंकी मामले में सामने आया था। रैया, अब जरा सा देखिए, इस बीच धमाके की जांच के लिए दरभंगा से जीआरपी की टीम हैदराबाद पहुंच गई। जीआरपी की टीम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस और इसके आसपास लगे सीसीटीवी की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि पार्सल किस आदमी ने भेजा था। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस के मामले की जांच के लिए जीआरपी दरभंगा की टीम यहां हैदराबाद आई हुई है और इस समय ये जीआरपी सिकंदराबाद का स्टेशन है और यहां आप देख सकते हैं ये जो इंस्पेक्टर हैं, थाना अध्यक्ष हैं दरभंगा जीआरपी के मोहम्मद हारून रशीद, वो और उनके साथ एक और शख्स, ये दो टीम यहाँ पर जांच के लिए आई हुई हैं। और ये यहाँ पर जो लोकल पुलिस है, जो जीआरपी है, उससे संपर्क करके कल इन्होंने बुकिंग ऑफिस में पूछताछ की, जो बुकिंग क्लर्क हैं उनसे बातचीत की, समझने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज अब तक इस टीम को हाथ नहीं लग सका है। वो सीसीटीवी फुटेज एक्चुअली उसका जो हार्ड डिस्क है उसका एक पासवर्ड मिसिंग है,
इस वजह से उस हार्ड डिस्क को जो सीपी ऑफिस है, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस है, वहाँ भेजा गया है और उसको पासवर्ड को क्रैक करके आज उसका वीडियो रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे बड़ी चुनौती जो इस समय दरभंगा जीआरपी के सामने है वो ये है कि वो उसका वीडियो रिट्रीव करें। उसके वीडियो से वो तस्वीरें मिलेंगी कि बुकिंग कौन करने आया था, वो शख्स कौन है। जब तक उस शख्स की चिन्हित नहीं किया जाएगा तब तक उसका पता नहीं चलेगा। रज़ी साहब, आप हमसे बात करना चाहेंगे? ये वो बात करने को तैयार नहीं है। हमने उनसे कई बार पूछा पहले भी, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनको वो ऑथराइज़ नहीं है, तो इस सिलसिले में बात नहीं करेंगे। लेकिन वो अभी कुछ देर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाने वाले हैं और वहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ मिलके वो उसको जो वीडियो है उसके पासवर्ड को क्रैक करके उसका वीडियो रिट्रीव करेंगे। जो दरभंगा की टीम है वो कुछ लोगों से और पूछताछ भी करने वाली है। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। वो दरभंगा का परसों आया बोल के मालूम हुआ नाइट। कल उसको टीम यहाँ फिर रही थी, उसको कुछ चाहिए तो हमारा साइड से जीआरपी हैदराबाद से, सिकंदराबाद से उसको हेल्प करेगा ना हमारा जीआरपी। सीसीटीवी फुटेज भी निकाली है तो उसमें कौन आया क्या होता मालूम होता, मगर वो नहीं ओपन हो रहा बोल के मालूम हुआ। बात को कुछ है तो बात नहीं बोलेगी। चंद्रमोहन, ये जो स्टेशन, किस स्टेशन पे धमाका हुआ था, कैसे ये धमाका हुआ था, जरा उसके बारे में भी जल्दी से जानकारी दे दीजिएगा। और जिसके नाम से ये पार्सल पहुंचा था किस जगह से आया था, क्या उस दिशा में भी अब छानबीन आगे चल रही है? बिल्कुल, देखिए ये दरभंगा स्टेशन पर धमाका हुआ था जब सिकंदराबाद से एक पार्सल आया था और कूली जब उसको उतारकर पार्सल रूम में लेकर जा रहे थे, इसी बीच एक बोतल फटा जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। और उसके बाद से वहां पर जो जीआरपी की टीम थी वो पहले जांच की, जिला प्रशासन की जो टीम थी, जिला पुलिस की जो टीम थी वो जांच की और लोगों को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शक लगा। जिसके बाद वहां पर एटीएस पहुंची थी, फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है उसके बाद से एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। और जिनके नाम से यह कुरियर भेजा गया था, जिनके नाम से यह पार्सल भेजा गया था, उस आदमी का जब ट्रेस शुरू हुआ तो पता नहीं चल पाया कि आखिर ये कौन अरशद हैं। जो इनका नंबर है वो अब तक पता नहीं चल पाया। ऐसे में जब एटीएस की जांच आगे बढ़ी तो यह सामने आया कि 2016 में सामी की जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय उन्होंने इस अरशद का नाम लिया था। तो कहीं ये वही अरशद तो नहीं है जिनके नाम पर यह भेजा गया है पार्सल। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से सिकंदराबाद से ये जो रेडीमेड कपड़ा आया था, आमतौर पर दरभंगा में कोलकाता, मुंबई या फिर सूरत से वहाँ पर रेडीमेड कपड़े आते हैं जो आमतौर पर लोग बाज़ार में बेचते हैं। ऐसे में प्रशासन की जो शक है, जो एटीएस की टीम है, उसको भी इस बात को शक है कि अब तक यहाँ पर जब सूरत से और कोलकाता और मुंबई से जब कपड़े आते थे तो यह सिकंदराबाद से रेडीमेड कपड़ा क्यों भेजा गया। तो कहीं ना कहीं यह पूरा मामला जो है वो शक के दायरे में है और यही वजह है कि एटीएस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक रेल डीएसपी दरभंगा से जाएंगे वहाँ पर सिकंदराबाद इस पूरे मामले की जाँच करने के लिए, जबकि यहाँ के दरभंगा से एक इंस्पेक्टर जीआरपी की टीम वहाँ पर पहुँची हुई है जो पूरे मामले की जाँच कर रही है कि कौन आदमी है जिसने यह पार्सल भेजा था। और इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन, रहिए आप साथ। उधर देश भर में आज से नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू हो गई है। नई नीति में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। इस बीच पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टीका लगवाने के मुद्दे पर एक बार फिर राहुल गांधी को घेर लिया। विनम्र आग्रह है, माननीय राहुल गांधी जी, अभी तक देश को नहीं मालूम है कि आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया। आपने नहीं लगवाया तो आप भी लगवा लीजिए। रविशंकर प्रसाद के राहुल गांधी पर दिए बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रणव झा का बयान सामने आया। सवाल मेरा ये है कि रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी लगातार पूछती है राहुल गांधी टीका लगवाए कि नहीं, सोनिया गांधी लगवाएं कि नहीं, सबके बारे में पूछते हैं। कह रहे हैं अब तो लगवा लें राहुल गांधी। बड़ा आश्चर्य लगता है कि सरकार खुद कानून बनाती है कि 3 महीने के बाद जिसको अगर हो जाए कोरोना लगवाए। तो या तो सरकार कानून बदल दे या तो कानून मंत्री बदल दे। वो उन जो है अनर्गल बयान, वो कहाँ से बातें लाते हैं, उनको खुद जानकारी नहीं है मेरे ख्याल से। और एक बात ये बात पुनः सिद्ध करता है कि वो बात बेबात बिना किसी आधार के राहुल गांधी पर वो आक्रमण करते हैं।
यानी चंद्रमोहन, जहां एक तरफ रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा राहुल गांधी पर, तो कांग्रेस की तरफ से भी तुरंत देरी नहीं हुई, जवाब आया। जाहिर सी बात है, देखिए कोरोना का जब टीका आया था और देश भर में लोग जब टीका ले रहे थे, उस समय साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेस के तरफ से और अन्य जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं सवाल टीका पर खड़ा की थी, अब यह साफ तौर पर गाइडलाइन जारी हो गया है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी अब टीका ले सकेंगे। ऐसे में आज रविशंकर प्रसाद ने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया कि आखिर राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग टीका लिए या नहीं लिए। अगर ले लिए तो उनको जाहिर कर देना चाहिए और अगर नहीं लिए हैं तो उनको ले लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो लोग सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे वही अब सरकार, जो लोग उंगलियां उठा रहे थे उनसे सवाल पूछ रही है कि क्या वो टीका लिए या फिर नहीं लिए। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया है, लेकिन रविशंकर प्रसाद का जो कहना है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि जिस तरह से कोरोना देश में फैल रहा है और लगातार उस पर काबू पाने की सरकार प्रयास भी कर रही है, ऐसे में उसका टीका ही अगर उपाय है तो लोगों को टीका लेना चाहिए। और यही वजह है कि राहुल गांधी को और उनके परिवार के लोगों को रविशंकर प्रसाद कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही है, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए आतंकियों में लश्कर कमांडर मुदस्सिर पंडित भी शामिल था, जिस पर सोपोर में 3 पुलिस वालों और 2 नागरिकों की हत्या का आरोप था। सुरक्षा बल ने आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। इसके साथ ही आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सब जानते हैं कि पिछले 3 महीना में सोपोर में 2 अटैक हुआ था, मेजर अटैक, जिसमें 2 काउंसलर हमारे शहीद हो गए थे, 3 पुलिस वाले और 2 सिविलियन। उसमें यही मिलिटेंट इन्वॉल्व था, मुदस्सिर पंडित, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, अब्दुल्ला यसरार बोलते हैं, एक खुर्शीद मीर जो था तीनों इन्वॉल्व था। तो कल शाम में जब इन्फॉर्मेशन मिला था एसपी सोपोर को, तो पुलिस आर्मी सीआरपी मिलकर कॉर्डन डालते ही सर्च शुरू हुआ। तो मिलिटेंट अंदर से अंधाधुंध फायरिंग किया, जिस फायरिंग में आर्मी के एक जवान को गोली लग गया था पाँव में। उसके बाद इनकाउंटर जारी रहा, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। और बड़ी खबर आ रही है यशवंत सिन्हा के संगठन राष्ट्रमंच से जुड़ी। नीरज कुमार की खबर है कि राष्ट्रमंच की कल शाम 4 बजे दिल्ली में बैठक होने वाली है। ये बैठक एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर होगी। इस बैठक में यशवंत सिन्हा के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पहली बार हिस्सा लेंगे। 2018 में यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रमंच का गठन किया था। फिलहाल यशवंत सिन्हा टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं। इस बैठक से पहले शरद पवार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी आज बैठक हुई है। तो बड़ी खबर यह कि यशवंत सिन्हा के संगठन राष्ट्रमंच, आज जो खबर मिल रही है कि कल शाम 4 बजे दिल्ली में बैठक होनी है। यह बैठक एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर होगी। इस बैठक में यशवंत सिन्हा के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पहली बार इसमें हिस्सा लेंगे। 2018 में यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रमंच का गठन किया था। फिलहाल यशवंत सिन्हा टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं। इस बैठक से पहले शरद पवार और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी आज बैठक कर चुके हैं। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, ये बैठक किस संदर्भ में इसको देखा और समझा जाए, इसके क्या मायने? में पवार और प्रशांत किशोर इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी अहम बात की कल की जो बैठक है राष्ट्रमंच के माध्यम से विपक्षी नेताओं की बैठक होगी, लेकिन राष्ट्रमंच जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉन पार्टी पॉलिटिकल है, यानी पार्टी के आधार पे इसमें प्रतिनिधि नहीं भेजे जाते, लेकिन पॉलिटिकल लोग होते हैं और नॉन पॉलिटिकल लोग भी होते हैं। तो राष्ट्रमंच की बैठक को इस मायने में देखा जाना चाहिए कि दिल्ली में शरद पवार के घर बैठक हो रही है, उससे पहले प्रशांत किशोर पवार से मिलते हैं। ऐसे में इस मंच के माध्यम से क्या तीसरे विकल्प की आने वाले वक्त में भूमिका बन सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, इस बैठक में जो शामिल होने वाले नेता हैं, जो हम तक अब तक जानकारी मिली है, शरद पवार के अलावा माजिद मेनन उन्हीं की पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह शामिल हो सकते हैं, यशवंत सिन्हा जो कि टीएमसी के उपाध्यक्ष है वो आएंगे, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी आएंगे, पवन वर्मा जो कि पूर्व में जेडीयू से जुड़े रह चुके हैं, हालांकि पार्टी ने उन्हें निष्कासित और निलंबित कर दिया है, वो इस बैठक में शामिल होंगे।
तो मेगा अपोजिशन मीट तो नहीं मानता मैं इसे बैठक को, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं की बैठक जरूर होगी। कांग्रेस की तरफ से पहले मनीष तिवारी और रेणुका चौधरी इन बैठकों में हिस्सा लेते रहे हैं जब 2018 में गठन हुआ था उसके बाद से, लेकिन कल की बैठक में क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदगी होगी कि नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन शरद पवार की भूमिका पर अब सबकी नजर है। और एक और खास मायने में इस बैठक को देखा जाना चाहिए, प्रशांत किशोर पवार मिलते हैं यहाँ। प्रशांत किशोर इससे पहले टीएमसी की जीत में भूमिका निभा चुके हैं बंगाल में। यशवंत सिन्हा टीएमसी के उपाध्यक्ष हैं और तीसरे मोर्चे की बात बार बार होती है, तो ऐसे में कल की बैठक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। शरद पवार की भूमिका बढ़ जाएगी क्योंकि उन्हें गाइडेंस के तौर पे लोगों ने अनुरोध किया था कि वो इस बैठक में हिस्सा ले, और शरद पवार भी चाहते थे कि वो राष्ट्रमंच में जुड़े और तमाम राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक जो मसले हैं मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ उस पर चर्चा हो। शुक्रिया नीरज।